हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के 50 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपके 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा फुल देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो चलिए साथियों, देर न करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं साथियों। तो देखिए साथियों, आपका आज का जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन किस नियम से नियंत्रित होता है साथियों। तो जो प्रकाश का परावर्तन होता है साथियों, वह आपका परावर्तन के नियम से नियंत्रण होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका सेकेंड नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है साथियों, बताना है कि यदि दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी साथियों। तो वो दोगुनी हो जाएगी, यानी कि 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए साथियों, हम ऑप्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल इसका करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप ऑप्शन सभी को देखकर तभी एग्जाम में सही आंसर को टिक लगाइएगा। ठीक है साथियों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 3 नंबर कह रहा है कि समतल दर्पण में बने छवि होती है। तो समतल दर्पण में जो भी छवि बनती है साथियों, वो आभासी सीधा होती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 4 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि अपवर्तन किस कारण होता है साथियों। तो अपवर्तन साथियों जो है वो प्रकाश के चाल में परिवर्तन के कारण होते हैं, यानी कि प्रकाश के चाल अगर बदलेगा तो अपवर्तन होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 5 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है। ठीक है साथियों, तो देखिए जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 6 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल लगभग कितनी होती है साथियों। तो वायु में जो प्रकाश की चाल है साथियों, वो लगभग आपके होती है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है साथियों, 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, पर सेकेंड। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड कहाँ लिखा हुआ है? ये स्क्वायर हटा दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 7 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा बना छवि वास्तविक होता है जबकि वस्तु रखी होती है। यानी कि कब वास्तविक उत्तल लेंस में छवि होता है साथियों? तो वो होता है आपका जब वस्तु को हम लोग 2f पर रखते हैं तब, यानी कि वस्तु को हम जब भी फोकस दूरी पर रखते हैं तब उसका उत्तल लेंस में छवि साथियों जो होता है वो वास्तविक हो जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका 8 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस का आवर्धन किसका अनुपात है साथियों। तो लेंस का आवर्धन साथियों जो होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई का अनुपात होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में ही लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर की आंख का कौन सा भाग लेंस का कार्य करता है साथियों। तो आंख का जो रेटिना भाग होता है साथियों, वो आपको आंख का जो रेटिना भाग होता है। ठीक है साथियों, क्या चीज़? आंख का जो रेटिना भाग होता है वो तो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है साथियों, लेकिन आंख का जो लेंस वाला भाग होता है साथियों, वो लेंस का जैसा कार्य करता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 10 नंबर साथियों क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जिस भी व्यक्ति में निकट दृष्टि दोष होता है उसको ठीक करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। देखिए अवतल लेंस को साथियों हम लोग अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, कहीं कहीं अपसारी लेंस भी लिखा रहता है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयोग होता है। तो
जब भी किसी व्यक्ति में दूरदृष्टि दोष हो तो उसको ठीक करने के लिए उत्तल लेंस से बना चश्मे का उपयोग करते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, अभिसारी लेंस के नाम से भी उत्तल लेंस को हम लोग जानते हैं। तो अभिसारी लेंस के नाम से भी इसे जानते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 12 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का इकाई क्या होता है, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताना है। ठीक है साथियों, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक साथियों आप बिल्कुल जानते होंगे कि एम्पियर होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 13 नंबर साथियों क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम बताता है। तो ओम का नियम जो साथियों है वो बताता है आपका V बराबर आई आर। ठीक है साथियों, V बराबर आई आर बताता है। तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है V बराबर आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 14 नंबर साथियों क्वेश्चन से। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो जब भी हम लोग विद्युत धारा मापते हैं साथियों, तो उस वक्त जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उस यंत्र को हम लोग कहते हैं एमीटर। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, एमीटर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र आपका होता है साथियों P इज इक्वल टू आई भी। ठीक है साथियों, तो आई गुने भी कह सकते हैं। तो P इज इक्वल टू आई भी ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 16 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपका होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए ये कहाँ लिखा हुआ है। 3.6 गुने 10 के पावर 5 जूल ये नहीं होगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल ये होगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में 7 लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में 8 लिखा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 17 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम कौन सा होता है? तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम जो साथियों होता है वो बाएं हाथ का नियम होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा हुआ है बाएं हाथ का नियम। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 18 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है साथियों? तो जो भी विद्युत मोटर होता है वह साथियों चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर साथियों? चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करता है आपका विद्युत मोटर। तो इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो चुंबकीय यहाँ पे बॉल लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 19 नंबर कह रहा है कि धारा वहन करने के लिए चालक के चारों ओर क्या बनता है साथियों? धारा वहन करने के लिए चालक के चारों ओर जो बनता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है साथियों, तो इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ पे 20 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में होता है साथियों? तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र साथियों जो होता है वो आपका होता है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर से दक्षिण की ओर, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन 21 नंबर है साथियों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है साथियों, और इस लेक्चर का 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु ऑक्साइड जो सामान्यतः होते हैं साथियों वो क्षारीय होते हैं। ठीक है साथियों, क्षारीय होते हैं और धातु के तुलना में ये क्षारीय होते हैं धातु ऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 22 नंबर साथियों क्वेश्चन कर रहा है कि अधातु ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः। तो अधातु ऑक्साइड आपका अम्लीय होते हैं। ठीक है, जबकि धातु ऑक्साइड आपका क्षारीय होते थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब मैग्नीशियम हवा में जलता है तो क्या बनता है? तो देखिए जब भी मैग्नीशियम हवा में जलेगा तो क्या चीज बनेगा? MgO बनता है। ठीक है साथियों, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड बनता है। ठीक है साथियों, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो देख लीजिए यहाँ पे MgO लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर की अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद हम लोग जानते हैं कि खट्टा होता है साथियों। तो देख लीजिए खट्टा कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, अम्ल का स्वाद जो होता है साथियों खट्टा होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्षार का pH मान
होता है तो क्षार का पीएच मान साथियों जो होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है साथियों, 7 से अधिक आपका अम्ल का पीएच मान होता है। तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में तो 4 से कम लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में 7 से अधिक लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि NaCl का सामान्य नाम क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या होता है। NaCl का सामान्य नाम यहाँ पे क्या होता है, तो साथियों होता है आपका साधारण नमक। सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या कहते हैं, साधारण नमक। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का आपका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 होता है साथियों। तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 28 नंबर की वाशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है साथियों। तो वाशिंग सोडा का साथियों आपका सूत्र हो जाएगा Na2CO3 10H2O। ठीक है साथियों, Na2CO3 10H2O। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, 10H2O। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे 29 नंबर साथियों क्वेश्चन से क्वेश्चन कह रहा है कि एसिड और बेस की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो एसिड और बेस के अभिक्रिया को हम लोग साथियों कहते हैं नमक और पानी। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 30 नंबर की धातुओं के सबसे अभिक्रियाशील श्रेणी कौन सी है साथियों। तो धातुओं में जो सबसे अभिक्रियाशील श्रेणी होती है साथियों, इनमें से वो आपका हो जाएगा सोडियम और पोटेशियम। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे लिखा हुआ है Na और K। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 31 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि जब Fe को CuSO4 के विलयन में डाला जाता है तो क्या बनता है। तो देखिए जब भी हम Fe को CuSO4 के विलयन में डालेंगे तो बनता है FeSO4 प्लस Cu। ठीक है साथियों, FeSO4 प्लस Cu बनता है साथियों। तो इस चीज़ को भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका 32 नंबर साथियों क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है साथियों। तो इलेक्ट्रोलाइट साथियों जो होता है वो आपका एक ऐसा विलयन होता है जो धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है साथियों, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा विलयन का धारा होता है जो एक ऐसा विलयन होता है जो धारा को प्रवाहित करता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत अपघटन में कौन सी गैस एनोड पर निकलती है। तो विद्युत अपघटन में जो गैस एनोड पर निकलती है उस गैस को हम लोग ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 34 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ठीक है साथियों, तो देख लीजिए कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ग्रीन हाउस गैस मुख्य रूप से कौन सी शामिल है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो मुख्य रूप से शामिल है साथियों वो आपका हो जाएगा CO2 और CH4। ठीक है साथियों, ये दोनों आपका ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन चालू हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब यहाँ से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 36 नंबर इस लेक्चर का क्वेश्चन है साथियों, और बायोलॉजी का सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है साथियों। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग माना जाता है साथियों वो त्वचा को माना जाता है। ठीक है साथियों, त्वचा को मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि रक्त में देखिए इन चारों के तुलना में, ठीक है, इन चारों के तुलना में मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा ही है। ठीक है साथियों, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। ये नहीं कहिएगा कि जांघ की हड्डी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिएगा, पहले ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ठीक है साथियों, उस ऑप्शन में ही आपको बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है 37 नंबर की रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला घटक कौन सा है। तो रक्त में ऑक्सीजन को जो ले जाता है साथियों उसे हम लोग कहते हैं आरबीसी,
उसको हम लोग लाल कण कहते हैं, आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पे आरबीसी नहीं लिखा हुआ है, लाल कण कहते हैं। आरबीसी को इंग्लिश में हम लोग, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो रेड ब्लड सेल होता है। ठीक है साथियों, तो लाल कण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होता है? तो सब लोग जानते हैं कि पाचन की क्रिया जो है साथियों वो आपका मुंह से शुरू होता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मुंह दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 39 नंबर कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं साथियों? तो हृदय में आपका 4 कक्ष होते हैं, 2 निलय और 2 आलिंद होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ऑप्शन नंबर सी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 नंबर की रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो रक्तचाप जिसके द्वारा मापा जाता है उस यंत्र को हम लोग कहते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर। ठीक है साथियों, स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों। तो मानव शरीर में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है साथियों वो कोशिकाओं में होती है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है साथियों वो पत्तियों में होती है साथियों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे पत्तियों लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पौधे में जल की ऊपर चढ़ता है इस किस क्रिया से? ठीक है साथियों, कि पौधों में जो जल है हम लोग तो जड़ में डालते हैं लेकिन वो ऊपर चढ़ता है, वो कौन सी क्रिया के कारण वो पौधों में जल ऊपर चढ़ता है साथियों? तो वो चढ़ता है आपका वाष्प उत्सर्जन की क्रिया के दौरान। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, चूंकि ऑप्शन नंबर सी में वाष्प उत्सर्जन दिया हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीएनए किससे बनता है साथियों? तो डीएनए साथियों जो है वो आपका डीएनए बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 45 नंबर साथियों क्वेश्चन है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण किस क्रोमोसोम से होता है? तो मनुष्य में जो लिंग निर्धारण होता है वो साथियों आपका XY क्रोमोसोम के कारण होता है। ठीक है साथियों, XY क्रोमोसोम के कारण ही मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है, यानी कि कौन सा व्यक्ति जो पैदा होने वाला है वो नर होगा या मादा होगा। ठीक है साथियों, ये क्रोमोसोम ही निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसीलिए अभी देखते हैं ना कि अस्पताल में कोई मतलब कोई भी प्रेग्नेंट महिला जाती है और पता लगा लेती है कि हमारे पेट में जो बच्चा पल रहा है वो मेल है या फीमेल है। ठीक है साथियों, वो इस क्रोमोसोम के कारण ही उसे पता लगता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन के दौरान कौन सी गैस बाहर निकलती है साथियों? तो श्वसन के दौरान जो गैस बाहर निकलती है उस गैस को हम लोग कहते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है साथियों, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47 नंबर की पौधों में लैंगिक प्रजनन की इकाई क्या है साथियों? तो पौधों में जो लैंगिक प्रजनन की इकाई माना जाता है वो फूल को माना जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है फूल, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस प्रयोग होता है साथियों? तो प्रकाश संश्लेषण में जो गैस प्रयोग होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीएनए का खोज किसने किया था? तो डीएनए का खोज किए थे व्यक्ति, उस व्यक्ति का नाम साथियों है वाटसन एवं क्रिक। ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने डीएनए का खोज किया था। ठीक है साथियों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि हम लोग इस लेक्चर में 85 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है साथियों? तो मनुष्य में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है साथियों वो आपका होता है गुर्दे में। ठीक है साथियों, कहाँ होता है? गुर्दे में होता है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है गुर्दा, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे साथियों। तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखकर और संभव हो तो आप नोट भी कर लीजिएगा, लेकिन आप याद करिएगा जरूर। ठीक है साथियों, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन थे वो सभी क्वेश्चंस आपके लिए MVVI थे। ठीक है साथियों, MVVI कहे तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए साथियों, जो इस बार 2026 में बैठने वाले हैं। वो जरूर इस वीडियो को देखें साथियों और सभी क्वेश्चंस को आप याद कर ही जाइए।
ठीक है साथियों, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा हुआ नहीं है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों में भी शेयर करिए जो 2026 में अपने बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं साथियों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।